हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लेकर चल रहे हैं पार्ट नंबर 3, जो इस लेसन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इस पूरी फिजिक्स में आपको बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। इससे पिछली क्लासों में हम लोगों ने आवेश के बारे में देख लिया था, आवेश की छोटी मोटी बातें कर ली थी और उससे रिलेटेड कुछ जो आवेशन की प्रक्रियाएं थी या उसके मात्रक थे उन्हें देख लिए थे। आज हम देखेंगे आवेश के गुणधर्म, कौन कौन से गुणधर्म हैं जिनसे आवेश को सबसे अलग पृथक किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। आवेश का जो पहला गुणधर्म है उसकी हम लोग बात करते हैं। नंबर एक है योज्यता का नियम। बोलो कौन सा है? योज्यता का नियम। मैं लिख लेता हूं यहां पे, योज्यता का नियम। योज्यता का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है। योज्यता मतलब योग करना, जोड़ करना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं मैं, आवेश जो होता है वो अदिश राशि है। आवेश कैसी है? अदिश राशि। आवेश सदिश राशि नहीं है, क्योंकि इसे दिखाने के लिए केवल इसके मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। मैं लिख लेता हूं, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अतः किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो वस्तु है उस पर जो आवेश उपस्थित होगा वो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के, उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यह कौन सा नियम है? आवेशों की योज्यता का नियम। सुनिए ध्यान से, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। और आपको पता है अगर कोई राशि अदिश राशि है तो हम लोग उसका बीजगणितीय योग करते हैं, सदिश योग उसका नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको पता है बीजगणितीय योग हम लोग चिन्ह के साथ में करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक कोई वस्तु है, ठीक है, ए वस्तु, और इस ए वस्तु पर बहुत सारे आवेश उपस्थित है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कितना? प्लस का 3 कूलाम आवेश है, प्लस का 4 कूलाम आवेश है और माइनस का 2 कूलाम आवेश है। और मैं पूछूं आपसे कि इस पर कुल कितना आवेश है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। कैसे? मैंने कहा किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो बताओ यहां पर हम लोग सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करेंगे। बताओ कितना? प्लस का 3 कूलाम, प्लस का 4 कूलाम और माइनस का 2 कूलाम। तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 4 7, 7 में 2 गए तो कितने हो गए? 5। तो बताओ कितना आवेश बचेगा? यहाँ पे 5 कूलाम आवेश बचेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, जो टोटल आवेश होगा उसमें क्या करना है, उसका बीजगणितीय योग करना है। वही क्या होता है? योज्यता का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पर बहुत सारे आवेश उपस्थित जैसे -3 कूलाम, -5 कूलाम, -7 कूलाम और प्लस का 5 कूलाम। ठीक है, और आपसे पूछे कि इस पर टोटल आवेश कितना है, कुल आवेश का मान कितना है, तो आप क्या करेंगे? इनका बीजगणितीय योग कर देंगे। बताओ कितना कितना? माइनस का 3, ये देखो प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल कर देंगे तो -3 और -7 कितने हो जाएंगे? माइनस का 10 कूलाम आवेश। तो बताएंगे आप लोग इस पर कितना आवेश है? 10 कूलाम आवेश, और वो भी किसका है? नेगेटिव प्रकृति का है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो ये था आपका आवेश का गुणधर्म नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं योज्यता का नियम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। एक बार आप लोग इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। चलते हैं हम लोग गुणधर्म दूसरे की तरफ। इसको मैं रफ कर लेता हूं।
गुणधर्म नंबर 2, जो दूसरा गुणधर्म है वो बहुत आसान है। देखो कौन सा है दूसरा जो गुणधर्म है, वो है आवेश का क्वांटीकरण। बोलो कौन सा है? आवेश का क्वांटीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, नाम पे चलते पहले। क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब सुन लेते क्या होता है। क्वांटा का मतलब होता है आवेश जो आदान प्रदान है वो सतत रूप से ना होकर विविक्त रूप में जाना। सतत रूप का मतलब समझना ऐसे 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे जाना। ठीक है, चलते चलते 1.9, फिर 2.0, फिर 2.1, फिर 2.2, चलते चलते 3 तक। ये तो कौन सा रूप है? सतत रूप है। विविक्त का मतलब एक जाना या 2 जाना या 3 जाना, मतलब ऐसे पॉइंटों में नहीं जाना, मतलब टुकड़ों में नहीं जाना, ऐसे पॉइंटों में नहीं जाना। जो जा रहा है पूर्ण रूप जा रहा है, या तो 1 जा रहा है या 2 जा रहा है या 3 जा रहा है, इसको कहते हैं क्वांटीकरण। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं आगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आवेश है वो क्वांटीकरण को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किन्हीं 2 वस्तुओं को घर्षण करवाएंगे, मान लीजिए मेरे पास ये 2 वस्तुएं हैं, इन दोनों में क्या करा रहा हूं? घर्षण करवा रहा हूं। तो आप जानते हैं घर्षण कराने के फलस्वरूप किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होंगे। बात समझ में आ गया आप लोगों को? और वो जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं ना, वो पूर्ण रूप से स्थानांतरित होंगे, पूर्ण गुणज रूप से। कैसे? या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, ऐसे कभी नहीं जाएंगे 1.9, 1.2, 2.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप लोग? पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 1 जाएगा, या 2 जाएगा, या 3 जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो कैसे होता है? पूर्ण गुणज रूप से होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको? जब किन्हीं 2 पदार्थों को, ये कुछ अलग पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पदार्थों को घर्षण कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सतत रूप से न होकर विविक्त रूप में होता है। विविक्त मतलब बिल्कुल टुकड़ा, 1, 2, 3 ऐसे, विविक्त रूप में होता है। ठीक है, अच्छा अब आप बताओ मेरे को, हमने यहाँ पे आवेश इन दोनों को घर्षण कराया, तो इलेक्ट्रॉन गया या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछे कि इसमें से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कमी हुई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। इसमें कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। अब आप बताओ यहाँ जो आवेश गया वो कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जितना। अगर 3 जाते तो 3 इलेक्ट्रॉन जितना, 4 जाते तो 4 इलेक्ट्रॉन जितना। बात समझ में आ गई? मतलब जो आवेश उपस्थित होगा वो आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, कैसे होता है पूर्ण गुणज? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ किसी वस्तु का कुल आवेश का जो है वो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? Q इक्वल्स टू NE। देखो कैसे लिखा मैंने, समझते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस भी लगा देंगे। ये देखो मैंने क्यों लिखा। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है।
ठीक है, मान लीजिए इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आवेश इलेक्ट्रॉन जितना गया, एक इलेक्ट्रॉन जितना, तो यहाँ पर जो क्यू बनेगा वो कितना गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा फिर मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ पर ना 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो आवेश कितना होगा, आप बोलेंगे सर आवेश हो जाएगा Q इक्वल्स टू 2 इंटू ई। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो बताओ आवेश कितना हो जाएगा, आवेश हो जाएगा Q इक्वल्स टू 3 इंटू ई। इसी प्रकार ये n आवेश जाते तो कितना हो जाता है, Q इक्वल्स टू एन ई। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बात समझ में आ गई। हमने एक बार प्लस लगाया, एक बार माइनस लगाया। प्लस का मतलब सुनना, ध्यान रखिए, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, तो ये वस्तु तो कैसे हो जाएगी, धन आवेशित, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वस्तु कैसे हो जाएगी, ऋण आवेशित। समझ में आ गई बात। और धनावेशित ऋण आवेशित क्यों होती है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। क्यों, कैसे समझाया था, देख लो आराम से, चिंता मत करो। मान लीजिए हम लोग किसी परमाणु की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हो परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। अब आप मेरे को बताइए, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो बताओ जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ कौन सा आवेश बचेगा, आवेश केवल धनावेश बचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ होती है वहाँ पे कौन सा आवेश बनता है, धन प्रकृति बनती है। बात समझ में आ गई आपको, ओके। अब आप लोगों ने यहाँ पे ई क्यों लिखा, आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटॉन क्यों नहीं लिखा, इसका भी मतलब सुन लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं आवेश का जो किसी वस्तु पे आवेश होना या आवेश नहीं होना वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु या एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे स्थानांतरित होता है। क्यों होता है, सुन लीजिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाह्य कक्षाओं से बंधा रहता है, बाह्य कक्षाओं में होता है। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना कीजिए, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, बीच में कौन होता है, नाभिक होता है। हाँ, वो आकर्षण बल से जरूर बंधा होता है, लेकिन जैसे हम लोग उसको घर्षण कराएंगे, घर्षण से क्या होगा, हीट मिलेगी, और हीट परमाणु के आउटर पार्ट को मिलेगी सबसे पहले। तो हीट किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एक तो ऑलरेडी चक्कर लगा रहता है, अब इसको हीट और ज्यादा मिल गई ऊर्जा मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर क्या हो जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मतलब धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन और इसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो याद रखें, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हमने यहाँ पर सबसे छोटा जो आवेश माना है वो किसको माना है, एक इलेक्ट्रॉन जितना माना है। सोचो आप, मैंने कहा भी आपको कि वस्तु आवेशित हो रही है, तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, 2, 3, 4, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम। अगर 0 जाए तो वो तो आवेशित तो नहीं होगी अरे मैं कहूं कि एक वस्तु से इस वस्तु में 0 इलेक्ट्रॉन गए, बताओ आवेश नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए नहीं तो आवेश कहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाए, अच्छा कम से कम कितना जाए, एक इलेक्ट्रॉन जाए। तो याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे, जो क्वांटा का मान होता है सबसे छोटा, वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जितना होता है। तो याद रखें, 1 इलेक्ट्रॉन क्वांटम भी बोला जाता है बात समझ में आ गई आपको। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, भी देख लेते हैं एक और। क्वेश्चन ये है किसी वस्तु को क्वेश्चन है एक ना, किसी वस्तु को 5 कूलाम आवेश से, कितने आवेश से, 5 कूलाम आवेश से आवेशित करने के लिए, 5 कूलाम आवेश से धन आवेशित लिखो इसको, धन आवेशित करने के लिए धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हमने क्या लिखा है कि किसी वस्तु को आपको कितने आवेश से आवेशित करना है, 5 कूलाम से धनावेशित करना है। मतलब हमें यहाँ पे क्या मान लेना है, प्लस। धनावेशित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए।
तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे ताकि आवेश का मान कितना हो जाए, 5 कूलाम हो जाए। चलो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं, गिवन। बताओ गिवन कितना, आवेश कितना, 5 कूलाम। तो बोलो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने, 5 कूलाम दे रखा है। तो आपको करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसकी संख्या हमें पता लगानी है, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण आप जानते हैं, बोलो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, Q इक्वल्स टू एन ई, जानते हो आप लोग। ओके, बोलो Q का मान कितना, 5, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 इक्वल्स टू, साथ में कौन, एन ई। ओके, अब मुझे किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन इसके नीचे आ जाएगा, तो बताओ 5/e। अब आपको यहाँ पे E की जगह क्या लिखना है, E की जगह में इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना है, और आप शायद जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, याद रखेंगे। तो 5 बटा इसका इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बात समझ में आ गई। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए आराम से। देखो क्या, 10 की घात -19 को ऊपर ले जाओ, तो ये लीजिए इतना 5 × 10 की घात, यहाँ से -19 प्लस का 19, और यहाँ 1.6 है, इसको 16 कर लो आप। जैसे इसको 16 करेंगे तो एक 0 चला जाएगा ऊपर, 0 मतलब इसको कितना कर लो आप, 50 कर लो, ठीक है। अब सोल्व कर लो, n बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 × 48, 0.2 बच गए, और 16 एकम 16, 4 बच गए, और 16 2 32, तो 3.12 × 10 की घात 19 इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो याद रखें किस प्रकार सोल्व करना, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि क्या दे रखा है। उसने दे रखा है आवेश का मान दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या की निकालनी है। तो हम जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण Q इक्वल्स टू क्या होता है, Ne। हमें किसका मान निकालना था, n का, तो हमने क्या किया, n इक्वल्स टू 5/e। E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, याद रखें। सबसे छोटा क्वांटम या क्वांटम का मान जो होता है आवेश का, वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जितना, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है आवेश का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये था आपके आवेश का क्वांटीकरण। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके और क्वेश्चन मैं क्विज में डाल दूंगा, आप लोग जरूर सोल्व करें उसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले गुणधर्म की ओर। अगला जो गुणधर्म है वो भी बहुत अच्छा है। अगला गुणधर्म है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता, निश्चरता का मतलब होता है चलना। इसका मतलब क्या होता है कि जो आवेश है ना किसी वस्तु पर, वो आवेश उस वस्तु की गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता। मतलब आवेश अपने आप में स्वतंत्र है, वो उस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वस्तु स्थिर है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और गतिशील है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, उसका आवेश क्या रहेगा, हमेशा नियत रहता है, आवेश का मान परिवर्तित नहीं रहता है। तो लिख लेते हैं, इसके अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उसकी गति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चाहे वो विराम अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात Q विराम अवस्था इक्वल्स टू होगा Q गतिशील। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं क्या कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी में आप लोगों ने आवेश भर रखे हैं, जच्चे फुल भर के आवेश भर दिए कि भाई साहब ये लो 5000 कूलाम आवेश है।
और बोल दे इसको तू जितनी तेज स्पीड से भगाना चाहता है भगा ले, इसका आवेश बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर उसमें स्थिर अवस्था में 5000 कूलाम आवेश है तो गतिशील अवस्था में भी कितने रहेंगे, 5000 कूलाम आवेश ही रहेंगे। बात समझ में आ गई। किसी आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ द्रव्यमान में पड़ता है, और द्रव्यमान पे कौन से सिद्धांत से पड़ता है, आपेक्षिकता सिद्धांत से। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है गति का, लेकिन आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां पर एक विशिष्ट बात और दे रखी है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। विशिष्ट आवेश, बोलो कौन, विशिष्ट आवेश। मैं आवेश की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, विशिष्ट आवेश की। देखो विशिष्ट आवेश होता क्या है, विशिष्ट आवेश जो होता है उसका मान होता है Q/m के बराबर। किसके बराबर होता है, Q/m के बराबर। मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश और उसकी वस्तु के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, विशिष्ट आवेश के बराबर होता है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, यहां पर द्रव्यमान आ गया, यहां पर कौन आ गया, द्रव्यमान भी आ रहा है। अगर आप यहां पर वेग बढ़ाएंगे या प्रकाश के वेग के समान वेग कर देंगे तब विशिष्ट आवेश पर प्रभाव पड़ सकता है, बाकी आवेश के मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दोनों विशेष बातें हैं, आप इसको याद रखेंगे अवश्य। ठीक है, क्या आवेश के मान पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आवेश बिल्कुल एक स्वतंत्र राशि है, उसके कभी भी वो निश्चितता का पालन नहीं करती है, आवेश बिल्कुल फ्री है। उसमें गतिशील अवस्था में जितना आवेश है किसी वस्तु पर उतना ही उसमें कौन सी अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये भी एक अच्छा सा गुणधर्म था, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग अंतिम गुणधर्म की ओर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अंतिम और सबसे अच्छा गुणधर्म है वो है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश जो होता है ना वो संरक्षित राशि होती है, मतलब ये हमेशा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। संरक्षण का मतलब क्या, मान लीजिए आपने कोई अभिक्रिया करवाई, तो अभिक्रिया से पहले जो आवेश था वही आवेश कितना रहता है, अभिक्रिया के बाद भी रहता है। आप लोगों ने 10th क्लास में या 9th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों समीकरणों को केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्या किया होगा, संतुलित किया होगा, बैलेंस किया होगा। तो आप लोगों ने इधर से 2 जोड़ा, इधर से 2 को उठाया, इधर से 2 से मल्टीप्लाई किया होगा वगैरह वगैरह। तो वो सब आपने क्यों किया था, वो सब आप लोगों ने आवेश के संरक्षण के नियम के दौरान किया था। क्योंकि आवेश कैसी राशि, एक संरक्षित राशि रहती है, तो किसी भी प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद में या किसी घटना से पहले या घटना के बाद में जो आवेश है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश एक संरक्षित राशि है आवेश एक संरक्षित राशि होती है अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, वही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित कर सकते हैं तथा और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर
स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण का नियम। देखो क्या लिखा हमने, इस नियम के अनुसार आवेश एक संरक्षित राशि होती है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इसका एक रूप और लिखते हैं कई लोग, बहुत सारे लोग, क्या कि किसी प्रक्रिया से या अभिक्रिया से पहले का आवेश और अभिक्रिया के बाद के आवेश का मान बराबर रहता है। तो इसका एक रूप और लिख लेते हैं, अथवा लिख लो अथवा किसी प्रक्रिया या अभिक्रिया के पूर्व एवं पश्चात का आवेश नियत रहता है। आवेश चेंज नहीं होगा, अभिक्रिया से पहले जितना आवेश था उतना ही अभिक्रिया के बाद रहेगा। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं लिखता हूं 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 2He4। मैंने किस किस की रिएक्शन करवाई, 7 नाइट्रोजन 14 की और 2 हीलियम 4 की। जब हम लोग इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, एक अस्थायी परमाणु बनेगा सबसे पहले, और अस्थायी नाभिक कौन सा बनता है, फ्लोरीन बनेगा। तो फ्लोरीन 9 फ्लोरीन कितना हो जाएगा, ये 18। ठीक है, जैसे ये वापस से विखंडित होता है तो देखो किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ऑक्सीजन 15 8 ऑक्सीजन 17 प्लस 1H1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आप देखिए ध्यान से, क्या मैं आवेश संरक्षित बता रहा हूं तुम लोगों को। क्या देखो यहाँ पे 7 और 2, आपको पता होगा किसी भी नाभिक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसी भी नाभिक को लिखने के लिए हम लोग जेड अक्ष ए काम में लेते हैं। यहाँ ये अक्ष कौन है, अक्ष फलाना फलाना नाभिक है। जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये फलाना नाभिक है। ये जेड कौन है, उसका परमाणु क्रमांक है, और ए कौन है, द्रव्यमान संख्या है। तो जेड जो परमाणु क्रमांक होता है, आप शायद जानते होंगे, परमाणु क्रमांक जितने उसमें आवेश पाए जाते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उतने थे जितने परमाणु क्रमांक है। तो आप मेरे को बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, इसमें कितने हैं, 2। तो बताओ इधर अभिक्रिया से पहले कितने आवेश हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 9 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ आगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में इन पे आवेश का मान कोई प्रभाव चेंज हुआ, नहीं सर, नहीं हुआ। तो यही कौन है, आवेश का संरक्षण का नियम। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया से पहले का आवेश और अभिक्रिया के बाद का आवेश क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीखा आवेश के गुणधर्म के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़ेंगे, कोई क्यूरी हो तो आप अवश्य पूछेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।